बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड ईयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन इतिहास पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी। आज के वीडियो को देखने के बाद में प्राचीन इतिहास के पेपर 1 अर्थात उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास जो है और 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो समय काल है उसके बारे में खास करके हमको पढ़ना है, अर्थात पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थर्न इंडिया 606 एडी से आपका जो है 1206 ईस्वी का जो एरियाज़ है, अर्थात जो 1206 एडी तक का जो समय है वहाँ तक हमको पढ़ना है। ओके, तो 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक समय काल जो है, अर्थात जब मुगलों या अरबों का आक्रमण भारत पर शुरू हो जाता है उस समय तक हमको पढ़ना है। और हर्षवर्धन के शासनकाल से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आप हर्षवर्धन या जो राजपूत हैं इनकी जो है यहाँ से प्रारंभ करते हुए हम और विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के हम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है आप देखेंगे 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन 1206 ईस्वी तक आप देखेंगे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी ये सब भी आए भारत पर आक्रमण करें। तो इन सभी तक हमको पढ़ना है। ओके, राजपूतों के पतन के कौन कौन से कारण या फिर सिंध पर अरबों के आक्रमण के कारण या प्रभाव, ये सब आते हैं प्रश्न, तो यहाँ तक हमको पढ़ना है। ओके, राजपूत वंश के जो पतन के कारण थे खास करके वही सिंध पर अरबों के आक्रमण के कारण रहे होंगे, चूँकि या फिर जो कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमणकारियों की जो प्रमुख एक प्रकार से जो वो लोग विजय रहे, मतलब कि विजय प्राप्त करी मुस्लिम आक्रांताओं ने, वो क्यों प्राप्त करी, कैसे प्राप्त हुई, तो कहीं ना कहीं पे वो राजपूत जो शासक रहे हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं पे जो है जो राज्य था भारत वंश वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था और इस पर क्या था कि एक दूसरे से लड़ते मतलब कि लड़ाई झगड़ा किया करते थे यहाँ के राजा जो थे, और इसी का फ़ायदा खास करके वो लोग लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीए द्वितीय वर्ष अर्थात बीए सेकंड ईयर में 2022 में कौन कौन से प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से आने वाले। पेपर 1 का ये हाल मॉडल पेपर है, 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से आने की संभावना है। एक बार आप 2021 का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। देखिए, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य। खंड आ के 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगर एक प्रश्न आप सही उत्तर लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा होगा, यानी कि ए बी सी। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ से, खंड बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपको वहाँ पर एग्जाम्स में देगा प्रतिहार वंश, अब प्रतिहार वंश देकर के ऐसे आपको छोड़ देगा, तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपसे पूछ रहा खास करके, तो आपसे अगर पूछे कि प्रतिहार वंश लेकर के से छोड़ देगा तो आपको लिखना क्या। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो है इसके बारे में गुर्जर जो थे उनके बारे में, प्रतिहार वंश जो थे उनके बारे में आपको बताना था। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताते कि जो है एक नृवंश विज्ञान या भाषा विज्ञान जो है इन दोनों के आधार पर अगर बात की जाए तो सिद्ध किया जा चुका है पहले से कि जो गुर्जर हैं इन गुर्जरों का या जो प्रतिहार वंश है इनका मूल निवास जो था वो राजपूतानों में ही था और गुर्जर प्रतिहार किसी रूप में हूणों से लगभग संबंध रखते थे। ये बात जो है किस ग्रंथ से सिद्ध होती है, तो नृवंश विज्ञान और भाषा विज्ञान के माध्यम से अगर हम देखें तो ये बातें सिद्ध हो जाती हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे वो कहीं ना कहीं पे हूणों से संबंध रखते थे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि प्रतिहार वंश में कौन कौन से शासक हुए। जैसे कि प्रतिहार वंश की बात की जाए तो इसके शासकों में कई, जैसे पहला नाम आता है नागभट्ट प्रथम का। क्या नाम आता है पहला? नागभट्ट प्रथम का। दूसरा कौन सा शासक है भाई? दूसरे आपके उनके बाद में कुकस्त शासक आते हैं। कुकस्त के ही पैरेलल आप देखेंगे तो देवराज, ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे और भी शासक आते हैं, वत्सराज हो गए, ये आते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे आपके शासक कौन से हो गए भाई? नागभट्ट द्वितीय आते हैं। नागभट्ट प्रथम तो आप हमने बता दिया, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आते हैं। अच्छा, नागभट्ट द्वितीय कौन था भाई? नागभट्ट द्वितीय की बात की जाए तो वत्सराज जो था उसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार जो वंश रहा है उसकी गद्दी पर नागभट्ट द्वितीय बैठता है और 800 ईस्वी से लेकर के 833 ईस्वी तक शासन करता है कौन? नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय की माता जी का नाम क्या था? सुंदरी देवी। ओके, ये भी है। और ये नागभट्ट द्वितीय जो था बड़ा साहसी शासक रहा है अपने ज़माने का। तो ये 800 ईस्वी से लेकर के 833 ईस्वी यानी 33 सालों तक ये शासन करता रहा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में अगर प्रश्न आपसे पूछे कि नागभट्ट प्रथम कौन था, तो नागभट्ट प्रथम के बारे में अगर पूछे तो नागभट्ट प्रथम कौन था भाई?
नागभट्ट प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 730 ईस्वी से लेकर के 730 ईस्वी से लेकर के 700 लगभग बात की जाए 56 ईस्वी तक। तो 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी का जो समयकाल रहा है, इस समयकाल में शासन करता है कौन? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करी जाए कभी, तो नाम किसका आएगा? नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट की बात की जाए तो ये एक शक्तिशाली मलेच्छ राजा की सेना को पराजित करके भाड़ोज पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है प्रतिभा संपन्न था, वीर था, साहसी था। कौन? नागभट्ट प्रथम। और इसी प्रकार से था आपका नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, तो इसीलिए उपाधि ली होगी नागभट्ट की, चूंकि उसी के समान रहा होगा। तो नागभट्ट प्रथम जो कि 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन करता है। और जो आपका अगला आता है उसका नाम क्या है? नागभट्ट के द्वितीय जो है वो 800 से ईस्वी से लेकर के 833 तक शासन रहता है उसका। तो यहाँ पर 4 शासक हमने बता दिए। पहला नागभट्ट प्रथम, दूसरा कुकस्त या फिर आप देखेंगे उसी के पैरेलल देवराज। उसके बाद में तीसरा जो आता है आपका वत्सराज। चौथा जो आता है आपका नागभट्ट द्वितीय। और जो पांचवा इसका शासक आता है वो कौन सा है? रामभद्र। कौन है भाई? रामभद्र। ओके, पांचवा शासक कौन सा है? पांचवा शासक है इसका रामभद्र। और रामभद्र के बाद में आता है आपका जो है छठवां शासक, उसका नाम क्या है? मिहिर भोज। अच्छा, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, तो मिहिर भोज के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे या मिहिर भोज के विषय में आप क्या जानते हैं तो क्या बताएंगे? मिहिर भोज की बात की जाए तो 6वें नंबर पर जो शासक आता है प्रतिहार वंश में, खास करके उसके बारे में अगर पूछे एग्जाम्स में, तो ये जो मिहिर भोज है आप देखेंगे कि 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक नागभट्ट प्रथम रहता है। और यहीं पर आप देखेंगे नागभट्ट द्वितीय जो रहता है ये 800 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी से 833 ईस्वी तक कौन रहता है आपका? नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद में जो आता है 800 जो है उसके बाद में कौन आता है? रामभद्र आता है। रामभद्र देखेंगे तो 33 से 36 तक रामभद्र चलेगा। ठीक है, उसके बाद में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मिहिर भोज जो आता है जो है 836 ईस्वी में ये गद्दी संभालता है। कब? रामभद्र जो है इसको मार करके उसका पुत्र जो था उसका नाम है मिहिर भोज। तो रामभद्र जो था उसको 1836 ईस्वी में गद्दी पर था, चूँकि रामभद्र उस समय 1833 में गद्दी पर बैठा रामभद्र, और उसको उसका पुत्र ही यानी कि मिहिर भोज जो था उसने रामभद्र को मारा। और मारने के बाद में क्या किया? गद्दी पर स्वयं बैठ गया। और दौलतपुर अभिलेख में इस बात का एक प्रकार से दौलतपुर अभिलेख में आप देखेंगे तो प्रयाग और ग्वालियर अभिलेख में जो है इसको जो है आदिब राहु की उपाधि भी दी गई। किसको? मिहिर भोज को। कि क्या कहा जाता है मिहिर भोज को? आदिब राहु। क्या? आदिब राहु की उपाधि से विभूषित किया गया। किस अभिलेख में? दौलतपुर अभिलेख में जो है उसे प्रयाग और ग्वालियर अभिलेख में आदिब राहु की उपाधि से विभूषित किया गया। ओके, तो दौलतपुर अभिलेख में किससे? प्रयाग से। और ग्वालियर अभिलेख में आदिब राहु। ये 2 उपाधियाँ इसकी खास करके फेमस है। और अत्यंत वीर राजा रहा है मिहिर भोज, पराक्रमी रहा है और प्रतापी सम्राट के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आपकी समझ में आ गई होंगी बातें कुछ मात्रा में। आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रतिहार वंश के बारे में निश्चित तौर पर आपकी समझ में बातें आ गई होंगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है गोपाल। गोपाल कौन था भाई? गोपाल की बात की जाए तो ये पाल वंश का जो प्रथम शासक है ये गोपाल ही है। पाल वंश जो रहा है हिंदी मतलब कि इतिहास का, पाल वंश जो है ये पाल वंश का प्रथम शासक कौन है? पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल ही था। और इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम है गोपाल के बप्पट। बप्पट किसके पिता का नाम है? गोपाल के पिता का नाम क्या है? बप्पट है। और प्रसिद्ध सेना नायक ये रहे कौन? बप्पट जो थे वो प्रसिद्ध सेना नायक थे। जो गोपाल था यानी कि बप्पट का लड़का वो बड़ा ही साहसी था, बड़ा ही वीर था। इसीलिए आप देखेंगे तो एक इसने ही एक जो है वंश की स्थापना करता है। ये उस वंश का क्या नाम है? पाल वंश की स्थापना करता है। और गोपाल जो गद्दी पर बैठता है इसका शासनकाल जो रहा है 750 ईस्वी से लेकर के, ध्यान सुनिएगा, 750 ईस्वी से लेकर के इसका शासनकाल 770 ईस्वी तक, अर्थात आप देखेंगे लगभग 20 सालों तक ये गद्दी पर रहा। इसने देश की अशांति और अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास भी किया है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती? 770 में जब इसकी मृत्यु होती है तभी ये गद्दी से छोड़ता है। आप देखेंगे उसके यानी कि 50 में बैठता है, उसके बाद में जब तक रहता है जिंदा तब तक गद्दी पर बैठा रहता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसको जो है चुनौती दे, उसके चाहे जो है
प्रजा की ही बात हो या फिर कोई अन्य शासक की, तो गोपाल जो रहा है ये बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही साहसी शासक रहा है अपने ज़माने का। 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक शासनकाल में रहा, अर्थात शासन की गद्दी पर बैठा रहा। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक यही है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गई बातें, पाल वंश के बारे में आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे कि जो है महेंद्र पाल प्रथम, एक नाम आता है महेंद्र पाल प्रथम का, और महेंद्र पाल जो प्रथम है खास करके, जब आप देखेंगे जो मिहिर भोज है राजा, ये प्रतिहार वंश का है। और मिहिर भोज जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी मिहिर भोज के बाद में इसका पुत्र है निर्भर राज महेंद्र पाल। तो निर्भर राज जो है किसका पुत्र है? मिहिर भोज का पुत्र कौन है? निर्भर राज। निर्भर राज महेंद्र पाल प्रथम के नाम से 885 ईस्वी में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था चंद्रमहारिका देवी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये महेंद्र यानी मिहिर भोज के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? तो प्रतिहार वंश वाले, तो महेंद्र पाल प्रथम बैठता है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो एक पाल वंश था, पाल वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कभी कभी एग्जाम से पूछ ले अगर आपसे कि देवपाल कौन थे या देवपाल कौन था, देवपाल के बारे में जान लीजिए। देवपाल जो था ये धर्मपाल एक व्यक्ति थे, उन्हीं का लड़का था। कौन? धर्मपाल के पुत्र थे। कौन? देवपाल। 810 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पर बैठते हैं। कौन? देवपाल। और अपने पिता के समान वीर भी था, महत्वाकांक्षी भी था ये। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछे सेन वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? सेन वंश के बारे में, तो सेन वंश जो है इसके पूर्वजों का निवास जो है ये दक्षिण भारत लगभग माना जाता है। और जो सेन वंश रहा है इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सेन वंश जो थे या फिर सेन लोग जो थे ये मूल रूप से मैसूर जो प्रांत पड़ता है यानी कि कन्नड़ भाषी प्रदेश है, वहीं पर रहने वाले लोग हुआ करते थे सेन वंश के। तो सेन वंश के बारे में आपसे पूछे तो ऐसे आप बता दीजिएगा, कुछ बातें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गोपाल के बारे में हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। हर्ष कौन थे? तो हर्षवर्धन जो थे भाई, हर्ष का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, मेंशन करिए। हर्ष का जन्म जो हुआ था ये 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 590 ईस्वी में हर्षवर्धन जो थे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। माता जी का क्या नाम था भाई? माता जी का इनके क्या नाम था? माता जी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? महादेवी यशोमती इनका नाम था। इनकी माता जी का किसके? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन का बाल्यकाल की बात की जाए तो राज्यवर्धन एवं नालंदा नरेश के 2 पुत्र थे, उन्हीं के साथ ही व्यतीत हुआ। राज्यवर्धन के बड़े भाई थे। ओके, तो इन्हीं दोनों के बीच में 2 पुत्र किसके थे? नालंदा के एक नरेश थे यानी राजा थे, उनके 2 पुत्रों के साथ इनका जीवन व्यतीत होता है और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है। हर्षवर्धन की राज्याभिषेक की बात की जाए तो हर्षवर्धन जब राज्याभिषेक बैठता है, कब बैठता है? जब राज्यवर्धन जो थे, इसका भाई जो था राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है कब? जो है 606 ईस्वी के आसपास। और आप देखेंगे 606 ईस्वी से ही इतिहास आपका शुरू होता है। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासक के रूप में जो है ये थानेश्वर के शासक के रूप में बैठे गद्दी पर। कौन? हर्षवर्धन। उससे पहले कौन था? राज्यवर्धन था। ओके, राज्यवर्धन। उससे पहले कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राज्यवर्धन की मृत्यु कब होती? 606 ईस्वी के आसपास। और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं आपके कौन? हर्षवर्धन। थानेश्वर जो स्थान है उसी के शासक के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं ये। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात की है तो कई विजय इन्होंने अपने जीवन में ली, मतलब कि कहीं ना कहीं पे युद्ध किए हैं। हर्षवर्धन जो थे ये पहला युद्ध इनका कौन सा है? वल्लभी के राजा के साथ इन्होंने युद्ध किया था। दूसरा युद्ध विद्रोहों का भी एक प्रकार से दमन किया था इसने। और तीसरा युद्ध इसका पुलकेशियन द्वितीय के साथ हुआ था, बड़ा फेमस युद्ध है पुलकेशियन द्वितीय वाला, बता दूंगा, ठीक है। और चौथा आक्रमण जो उनका हुआ था उस सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके संबंध में थी। अच्छा, एग्जाम्स में हर्षवर्धन के साथ ही साथ एक इनकी सिस्टर थी, उनका नाम था यानी कि इनकी बहन थी राजश्री। राजश्री के बारे में पूछा जाता है एग्जाम से प्रश्न की राजश्री कौन थी? तो राजश्री जो थी ये एक प्रकार से बात की है, थानेश्वर जो स्थान था उसी थानेश्वर का एक राजा था। थानेश्वर के राजा जो थे उनका नाम था क्या? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन जो थे थानेश्वर के राजा थे। हमने बताया था इनकी सिस्टर हैं किसकी? हर्षवर्धन की। तो प्रभाकर वर्धन के ही लड़के कौन है? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की ही पुत्री हैं कौन? आपकी राजश्री।
ठीक है, आपकी राजश्री नहीं मतलब राजश्री इतिहास की। और कन्नौज के राजा जो थे उस समय गृहवर्मा। कन्नौज के राजा कौन थे? गृहवर्मा। तो कन्नौज के राजा गृहवर्मा की पत्नी थी कौन? राजश्री, यानी गृहवर्मा से इनका विवाह हुआ था। और मालवा के राजा, अभी सुनिएगा बड़े ध्यान से, मालवा के राजा थे उस समय दौगुप्त। और दौगुप्त था गौड़ शासक एक था, उसका नाम था शशांक। तो गौड़ शासक शशांक और राजा दौगुप्त, इन दोनों ने मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण किया। और उस समय कन्नौज के शासक कौन थे? राजश्री के पति, उनका नाम क्या था? गृहवर्मा। तो गृहवर्मा कन्नौज पर उस समय शासन कर रहे थे जब गौड़ नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक जो था ये बंगाल का, कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे गौड़ नरेश जो शशांक था ये बंगाल का शासक था। कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ लेगा कि गौड़ नरेश शासक कौन था। ठीक, गौड़ नरेश शशांक जो थे वो कौन थे? तो ये बंगाल के शासक थे कौन? शशांक। और एक कट्टर शैव जो था, यानी कि शैव भक्त था इसका, यानी कि भगवान शिव को बहुत मानता था। गया के जो बोधि वृक्ष हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के, उसको कटवा करके जो है गंगा में फेंकवा दिया था। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने ही। ओके। और बौद्ध का विद्रोही अगर कोई शासक हुआ है पूरे इतिहास में तो नंबर 1 पर रहा है कौन? गौड़ नरेश शशांक। शैव, कट्टर शैव भक्त था, भगवान शंकर की पूजा बहुत अच्छे तरीके से किया करता था, कट्टर शैव भक्त की श्रेणी में आता है। बौद्ध विद्रोही शासक रहा है। ह्वेन-त्सांग एक इतिहासकार है, चीनी यात्री है, उन्होंने कहा, उन्होंने इनकी मृत्यु कब बताई है? 636 ईस्वी के आसपास या उससे कुछ पूर्व में जो है गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु हो जाती है। और जो एक प्रकार से जो गृहवर्मा है, इन्हीं पर आक्रमण गौड़ नरेश शशांक जो था वो, और एक मालवा का राजा था उसका नाम था दौगुप्त, तो इन दोनों ने मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण किया। और उस समय गृहवर्मा शासन कर रहे थे। और उस गृहवर्मा जो थे वो कौन थे भाई? जो है राजश्री के हस्बैंड थे, यानी कि पति थे। इनकी गृहवर्मा की हत्या कर देता है कौन? शशांक और ये दौगुप्त मिलकर के। अब होता क्या है कि राजश्री जो होती है विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद में क्या होता है? अब मर जाएंगे भाई पति तो विधवा हो ही जाएंगी। उसके बाद में क्या होता है कि इनको जो है बंदी बना लिया था, किसको? राजश्री को बंदी बना करके जो है तहखाने में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, किसी तरीके से राजश्री जो थी वो वहाँ से भाग जाती हैं। और भागने के बाद में ये सती होने का निर्णय कर लेती। पहले सती प्रथा चलती थी, तो ये सोचे कि हम सती हो जाऊंगी जा करके अपने पति, यानी कि जो गृहवर्मा थे उन्हीं के साथ मैं सती हो जाऊंगी। तो यहाँ वहाँ से वो जो है जेल से किस तरीके से भागी, यानी कि उस समय बंदी गृह से, तो बंदी गृह से ये वहाँ से भाग निकली और सती होने का प्रयास किया। किंतु उसी समय पता चला किसको? हर्षवर्धन को। उसी समय हर्षवर्धन को पता चला कि हाँ तुम्हारी सिस्टर जो है, यानी कि आपकी जो बहन है वो जो है सती होने के लिए जा रही है। सूचना मिली गुप्तचरों से। हर्षवर्धन जाते हैं और वहीं पर जाकर के उनको बचा लेते हैं, किसको? राजश्री को। और इस प्रकार से राजश्री को बचाने के बाद में पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को। और इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से राजश्री को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो एक कुशल भाई के तौर पर कार्य करते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये हर 5वें साल हर्षवर्धन जो थे, हर 5वें साल जो है दान सत्र का आयोजन क्या करते थे? किसका? दान सत्र का आयोजन किया करते थे। और इस समारोह में भास्कर वर्मा और ध्रुव भट्ट के अतिरिक्त 18 देशों के जो राजा थे वो सभी लोग भाग लिया करते थे। 75 दिन तक एक यह उत्सव चलता रहता था। कौन सा उत्सव? तो प्रयाग महामोक्ष परिषद की स्थापना अगर करें तो किसने किया था? हर्ष ने किया था। जो है प्रत्येक 5वें साल में प्रयाग में, यानी कि प्रयागराज में प्रत्येक 5वें साल पर एक आयोजन करते थे। और इसमें 18 देशों के राजाओं जो है राजा वगैरह भाग लिया करते थे। और प्रथम दिन बुद्ध, दूसरे दिन आदित्य, तीसरे दिन शिव और चौथे दिन जो है सभी को दान दिया जाता था। और उसने जो है अपने राजश्री और राजाओं ने जो भेंट दी थी उसे भी उसने दान कर दिया था। एक प्रकार से आप देखेंगे तो दानी एक प्रकार से रहे हैं कौन? हर्षवर्धन साहब अपने। ओके, तो इस प्रकार से हमने समझा। अच्छा, इसी में हर्षवर्धन के हमने बताया कि भास्कर वर्मा भी बड़े फेमस कैरेक्टर जो है निभाते हैं। भास्कर वर्मा के बारे में अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भाई भास्कर वर्मा आपके कौन थे? कौन? भास्कर वर्मा के अगर बारे में आपसे प्रश्न पूछे कि भास्कर वर्मा कौन थे, तो भास्कर वर्मा की बात की जाए तो ये कामरूप के राजा थे। कहाँ के? कामरूप के राजा थे। और कामरूप के राजा थे कौन? भास्कर वर्मा यहाँ पर नाम से लिखा है वर्मा, लेकिन वर्मा जो है ये एक प्रकार से ये कोई वो वर्मा नहीं है जो कुर्मी वाला वर्मा होता है, वो वर्मा नहीं, ये ब्राह्मण थे एक प्रकार से। कौन? भास्कर वर्मा जो थे, भास्कर बर्मन या भास्कर वर्मा, वैसे बर्मन कहा जाता है। तो भास्कर बर्मन जो थे ये एक ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं।
और बहुत बड़ा विद्वान एक प्रकार से अगर बोले तो भास्कर बर्मन बहुत बड़े विद्वान रहे हैं अपने ज़माने में। विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कोई विद्वान अगर इसको दिख जाता था तो उस विद्वान को अपने राज्य में बुला लेते थे। तो एक प्रकार से ऐसे ही एक प्रकार से था ये कि विद्वानों को बहुत ज़्यादा आश्रयदाता प्रदान मतलब आश्रय प्रदान करने वाला था, इसीलिए इसको विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। और शासनकाल इसकी बात की जाए तो ये 520 ईस्वी से लेकर के 560 ईस्वी तक का जो समय काल है ये भास्कर बर्मन का ही समय काल है। और सुव्यवस्थित तरीके से एक प्रकार से आप देखेंगे राज शासन करता है। और इनके पिताजी का नाम बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था सुस्थित वर्मन। सुस्थित वर्मन के किसके पिता का नाम था? इन्हीं के पिता का नाम, भास्कर बर्मन के पिता का क्या नाम था? सुस्थित वर्मन। और द्वितीय लड़के थे यानी कि माझिल लड़का था कौन? भास्कर बर्मन। ये शासक बना, वैसे ज्येष्ठ पुत्र बनता लेकिन ये बनी थी। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा यहीं पर है। कन्नौज जो है यशो बर्मन, कन्नौज का शासक थे यशो बर्मन, इनके बारे में आपसे बताइए। तो आप क्या लिखेंगे इनके बारे में? तो यशो बर्मन की अगर बात की जाए तो यशो बर्मन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो ये एक प्रकार से इनके जो है शासनकाल में विषय में पर्याप्त मतभेद है। लेकिन अगर हम डॉक्टर एक व्यक्ति हैं डॉक्टर स्मिथ, और डॉक्टर स्मिथ के अगर अनुसार हम समझे अगर इसको, तो डॉक्टर स्मिथ महोदय कहते हैं कि यशो बर्मन ने 728 ईस्वी से लेकर के 745 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा है, तो ये शासनकाल किसका रहा है? यशो बर्मन का रहा है। तो इसी के बीच में इन्होंने शासन किया है। और यशो बर्मन के वंश के बाद में कन्नौज में एक प्रकार से आयुध वंश का साम्राज्य स्थापित होता है। यशो बर्मन के उत्तराधिकारियों में बाद में आम, दुंदुक और भोज इन सभी के नाम आते हैं। हालांकि कन्नौज जो यशो बर्मन थे इनके बारे में अगर बताऊं तो ये जो यशो बर्मन थे कन्नौज के, ये कश्मीर का एक राजा था उस समय। कश्मीर राजा, आपने नाम सुना होगा लालित्यादित्य मुक्तापीड। क्या? लालित्यादित्य मुक्तापीड जो है कश्मीर के शासक थे। और उन्हीं के समकालीन ये माने जाते हैं कौन? यशो बर्मन। कुछ विद्वान जो हैं इसे मौखारी और कुछ विद्वान इसे मौर्य मानते हैं, यानी कि कन्नौज जो यशो बर्मन है, कुछ विद्वान इसे मौखारी मानते हैं किसको? यशो बर्मन को। कुछ विद्वान मौर्य मानते हैं। और कुछ ग्रंथों के अनुसार देखेंगे तो जैसे कि ग्रंथ जो गौड़ वहो है, तो गौड़ वहो के अनुसार अगर देखा जाए तो यशो बर्मन ने दक्षिणी पूर्वी भाग से विजय का अभियान जो था वो प्रारंभ किया था। और इसने गौंडों को पराजित करके दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करी थी। किसने? यशो बर्मन ने। तो इस प्रकार से आपको यशो बर्मन के बारे में समझ में आ गई बात है कि यशो बर्मन कौन थे। अच्छा, एक बात यहीं पर मैंने बोला कि यशो बर्मन जो थे वो लालित्यादित्य मुक्तापीड यानी जो कश्मीर का शासक था उसके समकालीन थे। अब भाई कश्मीर का जो शासक था लालित्यादित्य मुक्तापीड, ये कौन था? तो लालित्यादित्य मुक्तापीड जो था ये कश्मीर का राजा था। और तारापीड और तारापीड उदय आदित्य का ये एक प्रकार से बात की तो छोटा भाई था। कौन? तारापीड उदयादित्य का छोटा भाई था लालित्यादित्य मुक्तापीड। ओके, मुक्तापीड ये किसका भाई था? छोटा। तो तारापीड उदयादित्य का छोटा भाई था लालित्यादित्य मुक्तापीड, जो कि कश्मीर का राजा बना। इसका शासनकाल जो है बात की जाए तो मतलब कि शासन कब संभालता है? 724 ईस्वी में ये राजा बनता है। और आप देखेंगे 728 ईस्वी में राजा कौन बनता है? यशो बर्मन। तो कहीं ना कहीं पे समकालीनता दोनों में आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, ये समझ में आ गई बातें। अच्छा, एक वंश आपने और नाम सुना होगा, एक वंश बड़ा फेमस है, कारकोटक वंश। तो यहीं पर आपको सब बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारे के सारे रिवीजन आपके हो जाए, रिवीजन क्लास के तौर पर इसको आप एंजॉय करें। कारकोटक वंश की स्थापना किसने की थी भाई? कारकोटक वंश की स्थापना तो कश्मीर के दुर्लभ वर्धन एक व्यक्ति था, वो एक प्रकार से क्या था, कांग्रेस मतलब कश्मीर का दुर्लभ वर्धन नाम का जो राजा था उसने कारकोटक वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, अर्थात लगभग 675 के बाद आप देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है कारकोटक वंश की होती है। तो इस प्रकार से हमने आपके समक्ष बताई। आगे समझते हैं। अगर आपसे पूछे कल्हड़ की राजतरंगिणी वगैरह के बारे में तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कल्हड़ ने लिखा है कौन? राजतरंगिणी। ओके, और कश्मीर प्रदेश के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है जिसमें आप ललित्यादित्य मुक्तापीड के बारे में भी पता लगा सकते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। और कश्मीर के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश जो है इन्होंने डालने का प्रयास किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मुंज कौन था? मुंज कौन थे भाई? मुंज की बात की जाए तो ये वाकपति मुंज इनका पूरा नाम था। सीयक हर्ष एक व्यक्ति हैं, सीयक हर्ष। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सीयक हर्ष के ये कौन है? पुत्र हैं। कौन? वाकपति मुंज। तो वाकपति मुंज इनका पूरा नाम है। सीयक हर्ष के लड़के हैं कौन? मुंज।
और सियख हर्ष की मृत्यु के बाद में यही वाकपति मुंज जो है, चूँकि उसका लड़का है इसीलिए ये शासनकाल पर मतलब कि शासन की गद्दी पर बैठता है, बागडोर संभालता है। कब बैठा शासनकाल में? मुंज का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 973 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी से लेकर के 995 ईस्वी तक का जो समय काल है, 973 से 995, 973 से लेकर के 995 ईस्वी तक का जो समय काल है, ये वाकपति मुंज का ही शासनकाल है। और वाकपति मुंज की बात की है तो इसने कलचुरियों के साथ युद्ध लड़ा, गुजरात के जो चालुक्य राजा थे उनके साथ इसने युद्ध लड़ा, और इसी के साथ ही साथ जो है गोहिलों से युद्ध लड़ा, होड़ों के साथ भी युद्ध लड़ा। मतलब एक प्रकार से युद्ध इसने किए, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और यही था वाकपति मुंज। आपकी समझ में आ गई होगी मुंज के बारे में कुछ बातें। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि और भी चीज़ें पूछ सकता है आपसे कि जो है धंग कौन था, आपसे पूछे यहाँ पे मुंज कौन था, या पूछ सकता है आपसे धंग कौन था। धंग की बात की है तो यशोवर्मन का ये पुत्र था। कौन? धंग। किसका पुत्र था? यशोवर्मन। चंदेल शासक यशोवर्मन जो थे, यशोवर्मन चूँकि हर्ष के पुत्र थे, और हर्ष की मृत्यु के बाद में यशोवर्मन 925 ईस्वी के लगभग में गद्दी पर बैठते हैं। खजुराहो के लेख में यशोवर्मन की कीर्ति का वर्णन किया गया है। वो हर्ष नहीं, दूसरे हर्ष थे ये। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो धंग जो थे उनकी बात की जाए तो धंग जो था वो यशोवर्मन का लड़का था। और यशोवर्मन की माता जी का क्या नाम था? यशोवर्मन की पत्नी कौन थी? आपकी पुष्पा देवी थी। उन्हीं का लड़का था कौन? धंग। और 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ये। और खजुराहो के अभिलेख से ज्ञात होता है कि धंग जो है उसका राज्य मिल्सा से लेकर के तमसा और यमुना नदी से लेकर के नर्मदा नदी तक जो है फैला हुआ था। किसका? धंग का। ओके, ये ध्यान रखेंगे। और चंदेल शासक रहा है ये। चंदेल शासक यशोवर्मन का ही लड़का है। कौन? धंग। ओके। विद्याधर के नाम से भी इसी को जाना था। तो विद्याधर जो है या फिर चंदेल शासक धंग, विद्याधर, ये एक ही बात है। विद्याधर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और एक प्रकार से चंदेल राज्य जो था उस समय चरम उत्कर्ष पर अपने था जब ये था चंदेल शासक धंग। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी कौन था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। महमूद गजनबी जो था इसका जन्म जो होता है कब होता है? 1 नवंबर 971 ईस्वी को। 1 नवंबर 971 ईस्वी को 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनबी जो है इसका जन्म होता है। और सुबुक्तगीन ने उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करी थी। किसने करी थी? तो सुबुक्तगीन जो था उसने इसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करी थी। किसके? महमूद गजनबी के। और बचपन से ही जो मोहम्मद गजनबी था ये धार्मिक कट्टरता थी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। महमूद के कार्यों से प्रभावित होता था ये। और ख़ास करके महमूद गजनबी जो था ये बहुत अच्छा कार्य वगैरह भी किया करता था, जिससे सुबुक्तगीन को एक प्रकार से प्रभावित कर ले गया। और सुबुक्तगीन जो है इसके कार्यों से प्रभावित होकर के उसे खुरासान एक स्थान है, प्रांत है, तो उस प्रांत का, खुरासान प्रांत का गवर्नर इसको बना देते हैं मोहम्मद गजनबी को। और साथ ही साथ सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो सरदारों ने जो है उसका छोटा भाई था उस समय सुबुक्तगीन का, उसका नाम है इस्माइल। तो सुबुक्तगीन का लड़का कौन है? इस्माइल मतलब कि बोल रहा हूँ मैं, लड़का, भाई था, छोटा भाई था। कौन? इस्माइल। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की तो इस्माइल गद्दी पर बैठता है, सुल्तान घोषित हो जाता है, और जिससे इस्माइल तथा महमूद के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। क्योंकि जो है प्रबल दावेदारी उस समय पेश कर रहा था। कौन कर रहा था? वो कर रहा था आपका कौन जो है महमूद गजनबी। लेकिन बैठा दिया गया किसको? इस्माइल को, चूँकि वो राजा का भाई था, सुल्तान का। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो महमूद गजनबी है विजयी होता है और उसने पूरा का पूरा साम्राज्य जो है अपने कब्जे में कर लिया और उस पर जो है अधिकार कर लिया। इस्माइल को कारागार में बंद कर दिया। और महमूद की अगर बात की है तो एक महत्वाकांक्षी सम्राट भी रहा है ये, और अपने साम्राज्य विस्तार में एक प्रकार से बहुत सारे कार्य इसने किए हैं। और खलीफा से यमीन उद दौला यानी कि सरदार का दाहिना हाथ, यमीन उद दौला माने क्या होता है? सरदार का दाहिना हाथ। और अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक। तो उसने जो खलीफा उस समय हुआ करते थे उन खलीफा से कहा कि मुझे यमीन उद दौला की उपाधि दो और अमीन उल मिल्ला की। तो इसने क्या किया? यमीन उद दौला यानी कि यमीन उद दौला यानी सरदार का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक, ये 2 उपाधियाँ प्राप्त करी।
और धार्मिक उत्साह के कारण से क्या किया, जो ये था महमूद गजनवी, इसने अपने साम्राज्य का तेज़ी से विस्तार किया। और आप देखेंगे मध्य एशिया हो या सिस्तान हो, ईरान हो और हिंद में तमाम सारे जो युद्ध हैं इसे लड़ता रहा। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक जो है इसने भारत पर कुल मिलाकर के 27 सालों में ही 17 बार, लगभग कितनी बार, 17 बार आक्रमण करता है कौन, महमूद गजनवी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसीलिए फेमस है आपका, ओके, महमूद गजनवी। समझ में आ गई बातें। अच्छा, पूछा जाए मोहम्मद गौरी कौन था। अच्छा, और सर्व प्रसिद्ध आक्रमण इसका जो था 17 में से, वो 1026 में जो इसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने 1026 में जो आक्रमण किया था, कब कहाँ पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर इसने जो है 1026 में जो आक्रमण किया था उसी से प्रसिद्ध था, अर्थात वो प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है इसका। अच्छा, प्रश्न पूछ लेता मान लेते इसी पे, मोहम्मद गौरी कौन था। तो मोहम्मद गौरी जो था एक प्रकार से कि ये भी कट्टर मुसलमान था, महत्वाकांक्षी था। गजनी और हिरात के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर स्थित एक प्रदेश है, उसका नाम है प्रदेश का गोर। तो उसी गोर प्रदेश का एक निवासी था कौन, जो मोहम्मद गौरी है, मतलब ये। और इसका मोहम्मद गौरी जो था, इसका वास्तविक नाम क्या है, मोइनुद्दीन गौरी, मोइनुद्दीन गौरी, या फिर इसको और एक नाम से आना था शहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, सॉरी, जल ग्रहण कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो मैं मोहम्मद गौरी के बारे में बता रहा था आपको। तो मोहम्मद गौरी जो था ये एक प्रकार से कहाँ का था, गोर प्रदेश का निवासी था। एक छोटी सी पहाड़ी है उसी पर स्थित है गोर प्रदेश, गजनी और हिरात के बीच में पड़ता है ये, ओके, गोर नामक प्रदेश। और वास्तविक नाम क्या था इसका, मोइनुद्दीन गौरी, और एक नाम इसका और था जो है शहाबुद्दीन गौरी, ओके। तो ये था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कई आक्रमण किए थे और उसके कई उद्देश्य थे। तो उद्देश्य कभी कभी एग्जाम से पूछा था कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य इसका ये था भाई मोहम्मद गौरी का कि ये धन की लालसा इसके अंदर थी, यानी धन लूटना चाहता था। तो धन की लालसा थी, इसीलिए इसने आक्रमण किया भारत पर। दूसरा कारण क्या था इसका, यानी उद्देश्य था गौर साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, गौर साम्राज्य की रक्षा करने के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा इसका उद्देश्य ये था भारत पर आक्रमण करने का कि इस्लाम धर्म का क्या करना था भाई, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, इसको इसलिए किया। और जो चौथा इसका उद्देश्य ये है कि स्वदेश गौरव में वृद्धि करनी थी, स्वदेश गौरव में वृद्धि करने के लिए इसने जो है उद्देश्य बनाया था। और उसके बाद में जो पांचवा इसका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, वो ख्याति प्राप्ति की लालसा में इसने जो है आक्रमण किया था। तो एक प्रकार से ये इसके बोल सकते हो कि उद्देश्य थे किसके, मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के। और ख़ास करके इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि जो है, अच्छा यहाँ पर पूछ लिया गया क्या प्रश्न आपसे, यहीं पर देखिए, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता ही दिया, हो गया आपका ये प्रश्न, ठीक है। वैसे महमूद गजनवी के बारे में बताया, ये प्रश्न आपका छूट रहा है, गांगे देव कौन था, ओके। तो एक बार से फिर से मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य बता दो, फिर बताता हूँ गांगे देव। तो मोहम्मद गौरी के भारत पर कौन कौन से आक्रमण हुए भाई, कौन कौन से, मतलब कि क्या क्या उद्देश्य थे इसके, धन की लालसा पहला उद्देश्य, दूसरा गौर साम्राज्य की रक्षा, तीसरा आप लिख सकते हो स्वदेश गौरव में वृद्धि, चौथा लिख सकते हो आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और पांचवा आप क्या लिख सकते हो, ख्याति प्राप्ति की लालसा, ओके। ये 5 उद्देश्य इसके मुख्य रूप से थे। तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और ख़ास करके राजपूतों के जो पराजय के कारण थे, वही मुस्लिम आक्रमणकारियों के सफलता के कारण थे। तो अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, या पूछे कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उनकी सफलता के क्या कारण थे, तो दोनों के कारण एक ही होंगे। एक बार कारण आप लिख लीजिएगा। पहला कारण था कि भारत में राजनीतिक एकता का क्या था, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था भाई, क्या था, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। तो जब भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, इसीलिए पहला ये कारण है चूँकि इस पर आक्रमण हुआ। दूसरा कारण कौन सा है आपका, दूसरा कारण है कि राजपूतों में क्या भाई, राजपूतों की बात की जाए तो राजपूतों में कूटनीति का क्या था, यानी कि स्ट्रैटेजी जो होती है, स्ट्रैटेजी ये लोग नहीं बना पाते थे, यानी कूटनीति का इसमें अभाव था राजपूतों में।
तीसरा इसका कारण ये है कि राष्ट्रीय भावना का इसमें अभाव था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लोग आपस में ही लड़ा करते थे, तो एक प्रकार से ये कारण था। चौथा कारण इसका ये था कि मुसलमानों का कुशल नेतृत्व था, अर्थात मुसलमानों में आप देखेंगे तो एक कुशल नेतृत्व यानी कि अच्छे तरीके से नेतृत्व किया जाता था, और युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण होता है नेतृत्वकर्ता। ओके, और मुसलमानों के पास नेतृत्वकर्ता था जो कि एक प्रकार से वो पूरे समुदाय को डील करता था। चौथा ये था कि जो है पांचवा इसका कारण था हारने का, राजपूतों की पराजय के कारण और मुस्लिमों के सफलता के कारण, कि राजपूतों के योग्य नेतृत्व में क्या थी, कमी थी, ये लोग नेतृत्व नहीं सही तरीके से कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से ये 5 कारण आप लिख सकते हैं, हो जाता आपका। ओके, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, गांगे देव कौन था? गांगे देव कौन था भैया? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि गांगे देव कौन था। तो गांगे देव जो था एक बड़ा ही जो है प्रतिभाशाली सम्राट के रूप में हमारे सामने आता है। कौन? गांगे देव। गांगे देव की बात की जाए तो इसने अपनी विजयों के कारण से विक्रमादित्य तृतीय, गांगे देव को ही विक्रमादित्य तृतीय, आपने सुना होगा विक्रमादित्य तृतीय, तो विक्रमादित्य तृतीय की उपाधि इसने अपने विजयों के कारण से प्राप्त करी यानी धारण करी। और इसके जो है कहीं ना कहीं पे 1019 ईस्वी में इसने क्या किया, अपने पिता कोकल द्वितीय थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है कोकल द्वितीय की, तो उनकी मृत्यु के बाद में सिंहासन में बैठता है कब? 1019 ईस्वी में। कब बैठता है? 1019 ईस्वी में। अच्छा, आपसे अगर एग्जाम से प्रश्न पूछ ले, हो सकता है लक्ष्मीकरण के बारे में पूछ ले कि लक्ष्मीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 1041 ईस्वी में, क्या 1041 ईस्वी के आसपास में गांगे द्वितीय की जो है मृत्यु जब हो जाती है, तो जब गांगे की द्वितीय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र है लक्ष्मीकरण चालुक्य। तो ये चालुक्य वंश का राजा होता है लक्ष्मीकरण। किस वंश का? चालुक्य वंश का राजा होता है। और 1072 ईस्वी तक इसने राज्य किया और साथ ही साथ कलचुरियों की शक्ति को चारों ओर लगभग फैलाया। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, हर्षवर्धन जो थे उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित भी कर दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रमाण हैदराबाद के एक पत्र है उसी से मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं चर्चा करूंगा अभी आगे चल करके। आगे देखते हैं लक्ष्मीकरण जो आपका था, हमने लक्ष्मीकरण के बारे में बताया। लक्ष्मीकरण ने भी कई विजय करी, जैसे कि लक्ष्मीकरण जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करता है लक्ष्मीकरण। ठीक है, यवनों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है ये। और इसी के साथ साथ प्रतिहार जो थे उन पर भी विजय प्राप्त करता है, प्रतिहारों पर विजय प्राप्त करता है। कौन? लक्ष्मीकरण, यानी चालुक्य वंश का है। और चौथा, मालवा पर भी अपना अधिकार कर लेता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और कलचुरी वंश जो है इसका अंत कब हुआ भाई? कलचुरी वंश चंदेल राजा थे उस समय, जो है त्रिलोकी वर्मन, चंदेल राजा थे कलचुरी वंश में, उनका नाम क्या था? त्रिलोकी वर्मन। उन्होंने 1211 ईस्वी में, कब? 1211 ईस्वी में विजय सिंह को हरा करके कलचुरी वंश का अंत कर दिया। आप ये समझिए। तो उसके बाद में क्या होता है कि एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है, एक आध दो प्रश्न और बन सकते हैं आपके, जैसे कि जो है प्रश्न आपसे पूछ ले कि चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था, या चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था भाई? मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम, ये चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। 942 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 995 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, भीम द्वितीय के बारे में कभी कभी पूछता है, भीम द्वितीय कौन था? तो भीम द्वितीय जो था ये मूलराज द्वितीय जो था, मूलराज द्वितीय जो था उसी का भाई था। कौन? मूलराज द्वितीय का ही भाई कौन था भाई? मूलराज द्वितीय का जो भाई था वही था आपका भीम द्वितीय, यानी भीम द्वितीय जो था वो छोटा भाई था मूलराज द्वितीय का। ओके, और इसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है, भीम द्वितीय जो है गद्दी पर बैठता है। जब मूलराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर बैठता है और लगभग 60 वर्षों तक शासन करता है। कौन? भीम द्वितीय। ओके, इस प्रकार से ये लोग इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि हमने बताई। अच्छा, हमने आपको मोहम्मद गौरी के बारे में तो बता दें, मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण के उद्देश्य। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में या फिर महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया तो उससे भारत को कितनी हानियाँ हुई, कौन कौन सी हानियाँ हुई या कौन कौन से प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव ये पड़ा कि अपार धन संपत्ति की हानि हुई भारत को। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि स्थापत्य कला के नमूनों का क्या हुआ, ह्रास यानी कमी हुई इसमें। ठीक है, तीसरी बात ये हुई कि भारतीय सैनिकों की दुर्बलता का ज्ञान भी हो गया कि हाँ भारतीय लोग दुर्बल हैं, या फिर इस प्रकार से तमाम सारी मनगढ़ंत चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ ये थी कि भावी आक्रमणों की सरलता ये भी कहीं ना कहीं पे हो गई। जब उसने आक्रमण किया तो लोगों को जाकर के बताया होगा कि हाँ यहाँ पर
मतलब भविष्य में कभी भी आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकजुट लोग नहीं है, यहाँ पर एकता नहीं है, अनेकता फैली हुई है इस प्रकार से। ओके, तो ये चीज़ें आपकी समाप्त होती हैं लगभग। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और प्रश्नों की ओर, और हम जानते हैं कि आखिरकार और भी प्रश्न और कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9वां नंबर, गौंड नरेश शशांक कौन था? गौंड नरेश शशांक के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। तो गौंड नरेश शशांक के बारे में आपको बता दिया था, नहीं पता क्या? गौंड नरेश शशांक के बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि गौंड नरेश शशांक जो था वो कहाँ था भाई? बंगाल का लगभग शासक था। कौन? जो आपका था शशांक। ओके, शशांक जो था आपका, ये कहाँ का शासक था भाई? शशांक, गौंड नरेश शशांक कौन था? शैव भक्त था, कट्टर शैव भक्त था। क्या करता था? कट्टर शैव भक्त था। उसने बोध गया में जो वृक्ष हैं बौद्ध धर्म के खास करके प्रतीक, उनको जो है क्या कर दिया था? कटवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया था। इस प्रकार से आप गौंड नरेश शशांक के बारे में तो जान ही गए होंगे कौन था गौंड नरेश शशांक। ठीक है, हमने आपको बता भी दिया है गौंड नरेश शशांक के बारे में। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा आप। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गोविंद चंद्र के किन किन राजाओं से युद्ध किया था? गोविंद चंद्र ने किन किन राजाओं से युद्ध किया था? कौन भाई? गोविंद चंद्र ने। गोविंद चंद्र कौन थे? फटाफट से एक बार अगर आपको पता है तो बताने का प्रयास करेंगे गोविंद चंद्र के बारे में। गोविंद चंद्र कौन थे? चलिए गोविंद चंद्र के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। गोविंद चंद्र जो थे, इन्होंने अगर बात की है तो साम्राज्य विस्तार किया गोविंद चंद्र ने, और अपने राज्यकाल में तमाम सारे युद्ध लड़ा, और गढ़वाल साम्राज्य जो था उसकी सीमाओं को इसने बढ़ाया। गढ़वाल वंश के संबंध रखते हैं गोविंद चंद्र। और पहला युद्ध जो इनका होता है कौन सा है? कलचुरी वंश से युद्ध किया इसने। गोविंद चंद्र ने कलचुरियों की जो एक प्रकार से अश्वपति, गजपति, नरपति और राजत्रयाधिपति जो उपाधि थी वो धारण की थी, और ये उल्लेखनीय है। और प्रतिहार वंश की बात की है तो अश्वसेना के लिए, कलिंग गजसेना के लिए प्रसिद्धि थे, तथा पूर्वी भारत के नरेश नरपति उपाधि धारण करते थे। और कलचुरी नरेश को पराजित करके ही उसने इस प्रकार की महत्वपूर्ण उपाधियां स्वयं धारण कर ली। हुआ क्या कि जो कलचुरी वंश के शासक हुआ करते थे, ये अपने आप को अश्वपति, गजपति, नरपति, राज्य त्रयपति, त्रयाधिपति इस प्रकार से उपाधि बोलते थे। और इसने क्या किया? कलचुरी वंश के शासक को मार दिया। किसने? गोविंद चंद्र ने उनको पराजित कर दिया, तो सारी उपाधियाँ खुद की हो गई इसकी। दूसरा युद्ध जो इसने लड़ा था गोविंद चंद्र ने, कौन सा लड़ा था? पालों से युद्ध किया था इसने। जो पाल वंश के शासक थे, गोविंद चंद्र जो था उसने पाल नरेश उस समय थे कौन? मदल पाल। तो उस समय कौन थे भाई? मदल पाल। तो उन मदल पाल को पराजित किया, और मगध के तमाम सारे भागों को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। चूँकि मगध के ही राजा थे मदल पाल आपके, तो उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं बहुत सारा क्षेत्र। और मानेर जो लेख है बिहार में पड़ता है, और एक जो है लार है देवरिया में पड़ता है। ये लेख है, लार और लेख, लेर और लाख जो है लेख और लार नामक, जो लार पड़ता है आपका देवरिया में और लेख पड़ता है आपका बिहार में। तो इस दोनों अभिलेखों से जो मगध है उस पर उसके अधिकार की पुष्टि भी हो जाती है कि हाँ इस पर इसने अधिकार किया था। और संभव यह भी है कि उसने पालों से वैवाहिक संबंध करके मित्रता कर ली हो, और क्योंकि उसकी पत्नी जो थी कुमार देवी वो पाल राजकन्या ही रही है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है लोगों को कि हाँ इसने विवाह करके किया था या फिर आक्रमण करके जो है जीता था पालों को। ठीक, वैसे युद्धों का वर्णन मिलता है। वहीं तीसरा जो इसका युद्ध है, चंदेलों से इसने युद्ध लड़ा था। किसने? गोविंद चंद्र ने चंदेलों से युद्ध लड़ा था। गढ़वाल वंश का ये है आपका कौन? ये गोविंद चंद्र। ओके, इसने चंदेलों से युद्ध लड़ा, और इसके समकालिक चंदेल राजा उस समय थे नरेश जयवर्मा। 1115 ईस्वी में वो बैठता है शासनकाल में, 1120 तक शासन करता है नरेश जयवर्मा। तो उसी को ही इसने हराया था। किसने? मतलब कि जो गोविंद चंद्र था इसने हराया था। चंदेल शासक थे उस समय कौन? नरेश जयवर्मा। 1115 में गद्दी पर बैठते हैं और 1120 ईस्वी में थे, इनको हराया। और 1147 ईस्वी में जो है छतरपुर से प्राप्त लेख में ये जानकारी मिलती है इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में, कि चंदेलों ने इस भाग पर पुनः फिर से अधिकार कर लिया था। जो युद्ध किए उन्होंने किया, पराजित किया चंदेलों को। उसके बाद में क्या हुआ कि पुनः जो है चंदेलों ने आक्रमण करके इनसे छीन लिया था वो। और चौथा जो है इसका युद्ध वाला है दसाण विजय इसने प्राप्त की। दसाण विजय यानी जो गोविंद चंद्र है इसने एक प्रकार से परमार नरेश वर्मा थे, उस नरेश जो थे उस समय परमार के वो कौन थे? यशो वर्मा। तो यशो वर्मा से एक प्रकार से दासराण यानी कि पूर्वी मालवा जो था उसको उसका कुछ भाग जो है या फिर लगभग उसका भाग पूरा का पूरा छीन लेता है।
और रंभा मंजरी नाटक में आप देखेंगे इस चीज़ की पुष्टि भी हो जाती है और वहाँ विजय दिवस भी मनाया जाता है इस बात को लेकर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ गोविंद चंद के बारे में बातें थी जो कि हमने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर अति लघुत्तर टाइप के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जो है लघुत्तर टाइप के प्रश्न। यहाँ सभी प्रश्न करने हैं आपको खंड वाक्य 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया भाई, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा गया कि वर्धन वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वर्धन वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए भाई, वर्धन वंश की बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब के लगभग भूभाग पर ही बसा हुआ है ये, और श्रीकंठ प्राचीन काल का एक अत्यंत समृद्धशाली एवं संपन्न जनपद माना जाता है ये। और थानेश्वर जो है इसी जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था, और उसी थानेश्वर के एक प्रकार से वंश में देखेंगे थानेश्वर के ही शासक रहे हैं वर्धन वंश के संस्थापक। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है पुष्यभूति की। तो पुष्यभूति जो है थानेश्वर प्रदेश में पुष्यभूति ने लगभग 6वीं शताब्दी में वर्धन राज्य वंश की एक प्रकार से क्या डालती है, नींव इन्होंने डाली। किसने डाली? थानेश्वर भी किसने? पुष्यभूति ने डाली। और वर्धन राजवंश का संस्थापक एक प्रकार से पुष्यभूति को ही मान लिया जाता है। और अनेक अभिलेखों जैसे कि वंश खेड़ा अभिलेख हो गया या मधुबन अभिलेख हो गया, इन सभी अभिलेखों से प्राप्त जब हमको जानकारी होती है, उस जानकारी के माध्यम से जो आपका वर्धन वंश है इसका जो है नियम कहीं ना कहीं पे प्रारंभिक राजाओं के कुछ जो है नाम हमको प्राप्त होते हैं। जैसे उसमें पहले राजा कौन? नरवर्धन। दूसरे कौन से भाई? राज्यवर्धन। तीसरे आदित्यवर्धन। और चौथे कौन थे आपके? प्रभाकर वर्धन। और आप देखेंगे प्रभाकर वर्धन जो थे उन्हीं के तो कहीं ना कहीं पे लड़के थे आपके ये सब हर्षवर्धन वगैरह। और उसके बाद में क्या होता है इनके उसमें थानेश्वर जो था उसके वर्धनों का जो क्रम है वो इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। जो प्रभाकर वर्धन है इतिहास में जानकारी जो है प्रभाकर वर्धन से ही मिलती है। और प्रभाकर वर्धन के समय का खास करके आप देखेंगे इस वंश का, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए इस वंश के यानी कि वर्धन वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा वो पुष्यभूति ही माना जाएगा। परंतु शायद पुष्यभूति एक स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं था, उसका कोई विस्तृत ऐतिहासिक विवेचन भी आप देखेंगे कहीं से नहीं प्राप्त होता है। तो प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था जिसका वितरण हमें आप देखेंगे हर्षचरित्र जो एक रचना है बाणभट्ट की उसमें मिलता है। ओके, तो हर्षचरित्र में मिलता है जो है पूरा का पूरा विवरण इस बारे में। तो वर्धन वंश इस बारे में हमने बता दिया वर्धन वंश के बारे में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया और करके हर्ष पुलकेशिन युद्ध जो हुआ था उसके बारे में बताइए। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय इसके बारे दोनों के बीच में क्या हुआ था भाई? युद्ध हुआ था खूब अच्छे तरीके से। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार युद्ध में हुआ क्या था। तो जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अपनी धाक जमा कर जो है जिस प्रकार से उत्तर भारत में अपनी धाक जमाए हुए थे उस समय हर्षवर्धन, ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत में अपनी धाक जमा करके पुलकेशिन द्वितीय जो था वो दक्षिणापथ का स्वामी बन गया था। और उसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर भारत में हर्षवर्धन जो थे अपने राज कर रहे थे, और उत्तरापथ का स्वामी जो था कौन था? आपका हर्षवर्धन। तो उत्तर के हर्षवर्धन थे, दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय था। ओके, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के बड़े माने जाने राजा थे। गुजरात तथा मध्य प्रदेश के लिए इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती गई। गुजरात है मध्य प्रदेश है बीच में पड़ता, चूँकि मध्य प्रदेश बीच में पड़ता तो उत्तरी और दक्षिणी सीमा के बीच में गुजरात भी उसी के पैरेलल पड़ता है, तो प्रतिद्वंद्विता तो उत्पन्न हुई हो गई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हर्ष पुलकेशिन युद्ध का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो सूत्रपात प्रारंभ हो जाता है। और उत्तरापथ और दक्षिणापथ के इन दोनों शक्तिशाली राजाओं में आप देखेंगे विंध्य और रेवा के बीच युद्ध होता है। विंध्य और रेवा के बीच में एक जगह है वहीं पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन की पराजय होती है और ये जीत जाता है कौन? आपका पुलकेशिन द्वितीय। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस संघर्ष का कारण जो था पुलकेशिन की हर्ष के शत्रु गुर्जर नरपति जो है दत्त द्वितीय के साथ संधि था, जिसने क्या किया कि वल्लभी राजा जो ध्रुवसेन द्वितीय के आक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा का उपाय सोचा। चूँकि दत्त का काल 629 ईस्वी है और इसीलिए इस संघर्ष की तिथि उसके बाद ही होनी चाहिए। 634 ईस्वी की जो है एहाल प्रशस्ति जो है उस एहाल प्रशस्ति में इस युद्ध के बारे में आप देखेंगे तो वर्णन मिलेगा, परंतु 630 ईस्वी के दानपत्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसे 630 ईस्वी और 634 ईस्वी के बीच रखना उचित होगा कि इसी बीच में इसका युद्ध हुआ था।
और हर्षवर्धन को पुलकेशियन ने पराजित किया था। इसका प्रमाण हैदराबाद का जो दान पत्र है उस दान पत्र से हम लोगों को मिल जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि उसने अपने अनुज विष्णुवर्धन जो था उसको युवराज बना देता है और उसके अधीन राजधानी छोड़ करके पूर्व दक्कन की ओर और विजय के हेतु चल पड़ता है। और ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार वह 99 ग्राम वाले 3 महाराष्ट्रों का स्वामी हो गया। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री हैं वो कहते हैं कि पुलकेशियन के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लोगों ने हर्ष के आक्रमण का निराकरण किया और उसने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने दिया। और हर्ष की पराजय के बाद उसने परमेश्वर और एक दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण करी और इसके बाद में समस्त भारत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। और जो है कौशल तथा कलिंग के शासकों ने भी उसके आगे आत्मसमर्पण किया, किसके? पुलकेशियन के। ओके, तो इस प्रकार से हमने बता दी। ओके, आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, लालित्यादित्य मुक्तापीठ। लालित्यादित्य मुक्तापीठ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लालित्यादित्य मुक्तापीठ के बारे में हमने आपको बता दिया था। कश्मीर के शासक हैं कौन? लालित्यादित्य मुक्तापीठ आपके। ओके, उन्हीं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि लालित्यादित्य मुक्तापीठ के बारे में बताइए। तो चंद्रापीठ की मृत्यु जब हो जाती है, उनकी मृत्यु के पश्चात में कारकोटक जो वंश है उसका सबसे जो प्रभावशाली राजा हुआ है वो लालित्यादित्य मुक्तापीठ हुआ। कारकोटक वंश आपका जो है कश्मीर के आसपास पड़ता है। और खास करके आप देखेंगे कन्नौज का शासक जो था उस समय यशोवर्मन। हमने बताया था यशोवर्मन कौन था? यशोवर्मन कौन था भाई? यशोवर्मन जो था आपका जो कन्नौज का शासक था, इसे युद्ध करके उसको पराजित किया। और बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में संधि भी हो जाती है। यशोवर्मन और लालित्यादित्य मुक्तापीठ के बीच में संधि होती है। और उत्तर प्रदेश में लालित्यादित्य की कुछ मुद्राएं भी हम लोगों को मिली हैं। और राजतरंगड़ी में इस युद्ध के विषय में बताया लिखा है। राजतरंगड़ी कल्लड़ किसकी है? कल्लड़ की है, ठीक है। और उसमें लिखा गया कि कवि वाक्पति श्री भवभूत्यादि सेविता जितोपयो यशोवर्मा तद गुण स्तुति वंदिताम। यानी कि इसका मतलब क्या है? संस्कृत में लिखा है जो है इसके बारे में राजतरंगड़ी में इस युद्ध के बारे में लिखा गया है कि कवि वाक्पति राजश्री भवभूत्यादि सेविता जितोपयो यशोवर्मा तद गुणस स्तुति वंदिताम। यानी कि इसका मतलब है कि वाक्पति राज और श्री भवभूति आदि राज कवियों के सेवित यशोवर्मन अपनी पराजय के पश्चात लालित्यादित्य के गुण की स्तुति जो है एक प्रकार से कर्ता बन गए थे। और लालित्यादित्य की मृत्यु के पश्चात में क्या हुआ कि कारकोटक जो वंश है वो पतन की ओर आगे बढ़ने लगा, अग्रसर हो गया। और उस वंश का अंतिम सम्राट जो हुआ वो विनयादित्य जयापीड़ था, जिसने क्या किया, पुनः इस वंश का उद्धार करने का प्रयास किया। और कन्नौज के राजा थे उस समय ब्रजायुद्ध, उसको घुटने पर टेकने के लिए बाध्य भी किया था। और 810 ईस्वी में कारकोटक वंश का मुख्य रूप से पतन हो जाता है। और कश्मीर में उसके बाद में कारकोटक वंश के बाद में आप देखेंगे उत्पल वंश का साम्राज्य जो है स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में समझा, लालित्यादित्य मुक्तापीठ के बारे में। इसने अपने जीवन में कई उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महाराज भोज की किन्हीं 5 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। महाभोज के बारे में आपसे कह रहा है कि महाभोज जो राजा है इनकी किन्हीं 5 उपलब्धियों के बारे में बताइए। आइए देखते हैं भाई इनकी कौन सी 5 उपलब्धियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। तो पहली उपलब्धि लिखिएगा। पहली उपलब्धि इनकी है किसकी? महाराज भोज की पहली उपलब्धि है त्रिपुरी के गांगे देव से इन्होंने युद्ध किया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ में भोज ने अपने शत्रु जो थे इनके प्रारंभ शुरुआत के कौन थे? चालुक्य इनके जो है शत्रु थे। और जो है उनसे प्रतिशोध लेने के लिए गांगे देव जो समय राजा था उनसे मित्रता करी थी, किंतु चालुक्यों के विरुद्ध सफलता ये प्राप्त नहीं कर पाए। किसने? जो महाभोज है इन्होंने नहीं कर पाई। और क्या हुआ, जो है कलचुरी नरेश गांगे देव को परास्त भी कहीं ना कहीं पे इसने किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कलचुरी सम्राट गांगे देव पर आक्रमण कर दिया इसने। धारा परिस्थिति जो है उससे इस बात का जो है पुष्टि होती है। पहले इसकी क्या है? त्रिपुरी के गांगे देव से युद्ध किया इसने, पराजित भी किया। दूसरा युद्ध कौन सा है इसका? इंद्रप्रस्थ से युद्ध किया, अर्थात इंद्ररथ से युद्ध इसने किया। उदयपुर परिस्थिति इसकी साक्षी है कि भोज ने उड़ीसा के आदि नगर के शासक इंद्ररथ को परास्त भी किया था। ओके, तो इंद्ररथ को परास्त करने वाले भी कहीं ना कहीं महाभोज ही हैं। तीसरा इसकी जो एक प्रकार से उपलब्धि है कौन सी है? लाट विजय इसकी तीसरी उपलब्धि है।
कुछ अभिलेखों से हमको ज्ञात होता है कि भोज ने लाट नरेश कीर्तिराज जो थे उन पर आक्रमण किया था और उनको पराजित किया था। चौथा जो है आपका वो है कोंकण विजय। कोंकण विजय जो है कोंकण राज्य पर भोज के राज्य काल में शिलाहार वंश का शासक जो उस समय था केसी देव वो शासन कर रहा था और भोज ने उसे भी परास्त करके कोंकण राज्य का पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये चौथी इसकी एक प्रकार से उपलब्धि। पांचवी उपलब्धि जो इसकी थी वो कान्यकुब्ज जो थे उन कान्यकुब्जों से युद्ध उसने किया था। विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि भोज ने क्या किया था, कान्यकुब्जों को भी परास्त किया था और इसके विपरीत विद्वानों का विश्वास ये भी है कि भोज ने कन्नौज पर अधिकार नहीं किया था बल्कि अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ही उस पर आक्रमण किया था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है। अगला प्रश्न चौथा नंबर आपके समक्ष, धर्मपाल पर प्रकाश डालिए। धर्मपाल कौन थे भाई, धर्मपाल पर प्रकाश डालिए। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धर्मपाल पर प्रकाश डालिए। धर्मपाल जो थे वो कौन थे भाई। धर्मपाल की बात की है तो पाल वंश का पहला शासक कौन है। पाल वंश जो है एक प्रकार से जो है एक प्रकार से आप देखेंगे एक सुदृढ़ शक्ति के अभाव में बंगाल में अव्यवस्था तथा जो है विनाश लीला का तांडव होता रहा और ऐसे समय में बंगाल की प्रजा जो थी वो अभूतपूर्व राजनीतिक गुणों का परिचय एक प्रकार से देते हुए निर्वाचन द्वारा अपने नायक का निर्वाचन किया। और वो नायक कौन था आपका गोपाल। ये जननायक कहा जाता है गोपाल, यानी कि जनता इसे पसंद करती थी। पाल वंश की संस्थापना करने का जो एक प्रकार से दावा है या पाल वंश के जो स्थापना करने का जो श्रेय है वो पाल वंश के प्रथम शासक किसको जाता है, गोपाल को जाता है। और ये बंगाल का शासक था कौन, गोपाल। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसी गोपाल का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पुत्र है धर्मपाल। तो गोपाल का ही पुत्र है कौन, धर्मपाल, जो कि पाल वंश का दूसरा शासक है। और 700 कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि 770 ईस्वी में ये धर्मपाल जो है ये 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और विस्तार नीति का जो है अपने साम्राज्य विस्तार नीति का अनुसरण करके मगध को पूर्णतः अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद में कन्नौज की ओर बढ़ा और कन्नौज पर इसने क्या किया, जो है इसने आर्यवंश शासक जो थे उस समय इंद्रायुध उनको पराजित किया और उसके बाद में जो है चक्रायुध को अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त करते हुए आगे बढ़ा। इस प्रकार से इसने देखा इस प्रतिहार वंश हुआ या राष्ट्रकूट नरेश, इन सभी से अत्यधिक शक्तिशाली जो है एक प्रकार से हो गया था ये। और धर्मपाल ने उनकी चुनौती को स्वीकार भी किया परंतु पराजित हो गया था। बाद में धर्मपाल को बंगाल लौटना पड़ा और बंगाल बिहार पर उसका अधिकार जो है जैसा पहले था उसी तरीके से बना रहा। धर्मपाल का प्रभाव क्षेत्र जो है बड़ा ही लंबा रहा है, विस्तृत रहा है। पंजाब, पूर्वी राजपूताना, मालवा, बरार, भोज, मत्स्य और कुरु, यदु, अवंती और गांधार, यहाँ पर इसने शासन किया। इसकी शासन जो सत्ता थी, शासक जो क्षेत्र था वो बड़ा था। धर्मपाल को उत्तरापथ था जो है पंचगौड़ स्वामी भी कहा जाता था उस समय। और धर्मपाल ने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण करी थी। इसके साथ ही साथ जो है परम भट्टारक की उपाधि, परमेश्वर की जो है ये सभी के एक प्रकार से विरुद्ध भी कहीं ना कहीं पे उपाधि के रूप में धारण करी थी। और धर्मपाल ने लगभग 810 ईस्वी तक शासन किया था। कब बैठा था गद्दी पे भाई, ये गद्दी पे बैठा था आपका 770 ईस्वी में और शासन कब तक, 810, यानी कि 40 वर्षों तक लगभग ये शासन करता रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, काकतीय राजवंश का उदय कैसे हुआ। काकतीय राजवंश का उदय कैसे हुआ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। काकतीय राजवंश के बारे में आपसे पूछ रहा है कि काकतीय राजवंश जो है इसका उदय कैसे हुआ। तो दक्षिण भारत में अनेक राजवंश एक के बाद एक आए, सामान्य विजय किया, कुछ दिनों तक राज्य किया, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए और इन्हीं काकतीय वंश का नाम जो है अभी आता है काकतीय वंश में, थोड़े समय के लिए है। और ऐतिहासिक वर्णन अथवा किसी अभिलेख में स्पष्ट रूप से इसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं हम लोगों को मिला है। तो लेकिन इसके प्रादुर्भाव के विषय में विद्वानों ने तमाम प्रकार की बातें कही है। जैसे काकतीय वंश जो राजवंश है इसमें ये तो लगभग इस सब 1199 से लेकर के लगभग आप देखेंगे 1199 से लेकर के 1261 का जो समय काल है, इसमें इसका प्रथम शासक जो है उसका नाम है जो है गणपति, वो शासन करता है। इसके बाद में गणपति के बाद में आप देखेंगे रुद्रांबा आता है। रुद्रांबा जो है, रुद्रांबा की बात की जाए तो ये 1261 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक, 1291 से लेकर के मतलब 1261 से
1291 ईस्वी तक ये शासन करता है, रुद्रांबा करती है। और उसके बाद में प्रताप रुद्रदेव आते हैं। प्रताप रुद्रदेव की बात की जाए तो ये 1295 से जो है शासन प्रारंभ करते हैं और 1326 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप जो देखेंगे काकतीय जो राजवंश है ये इतिहास की बात की जाए तो सबसे छोटा राजवंश रहा है। 1299 से लेकर के 1325-26 के आस तक मतलब के आसपास तक रहा है। और ये इतिहास के पन्नों में खास करके कोई ऐसा शायद ही जो है रहा हो, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि जो काकतीय राजवंश है इसके अस्तित्व में आने के विषय में कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य भी नहीं जो है हम लोगों को प्राप्त होती है। और तीसरी बात इसकी खास करके ये है कि मात्र 2 राजा तथा 1 राजकुमारी के द्वारा चलाया गया ये राजवंश। राजकुमारी कौन थी? रुद्रांबा जो थी वो राजकुमारी थी उनके द्वारा, और 1 राजकुमार थे प्रताप रुद्रदेव। इन लोगों ने शासन चलाया और इतिहास में अपने आप को एक जो है अनोखा उदाहरण के रूप में रखा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं काकतीय राजवंश के बारे में बता दिया हमने। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर, पृथ्वीराज तृतीय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पृथ्वीराज तृतीय का जो है क्या करिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वीराज तृतीय की अगर बात की जाए, पृथ्वीराज तृतीय तो चाहमान नरेश थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और इनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। एक मूवी आ रही है अजय देवगन की, पृथ्वीराज चौहान, देखिएगा उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। चाहमान के नरेश थे, चाहमान राजा थे। ओके, और इनके विषय में अनेक साहित्यिक और अनुश्रुतियाँ, कई अभिलेख से जानकारी मिलती है। और एक चंद्रबरदाई कवि हैं हिंदी साहित्य के, आदिकाल के यानी वीर गाथा काल के रासो साहित्य के कवि हैं। तो चंद्रबरदाई ने एक रचना की है और ये भाट कवि रहे हैं। और भाट कवि उनकी प्रशंसा में पृथ्वीराज रासो नामक एक वीर रस प्रधान जो काव्य रचना है उसकी रचना करी इसने। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय के व्यक्तित्व और जीवन और तत्कालीन राजनीतिक घटनाएं जो थी उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती है आल्हा वगैरह में आप देखेंगे तो, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय के विषय में पृथ्वीराज विजय से भी जानकारी मिलती है। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उसके संबंध में अनेक बातें बताई है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय जो है सोमेश्वर का पुत्र था और सिंहासन पर आरूढ़ होते समय ये मात्र 15 साल के थे पृथ्वीराज तृतीय, तभी सिंहासन में बैठ जाते हैं। और 1 वर्ष तक उसकी माता जो थी उसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती है। और लगभग बात की जाए 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने स्वतंत्र रूप से शासन का भार संभाल लिया था। कब? 1178 ईस्वी में। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राय पिथौरा भी किसे कहा जाता है? राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और इन्हीं के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। और 1191 में बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी भाग खड़ा हुआ था, उसको छोड़ दिया था कि यहाँ जा बेटा, तो उसको छोड़ दिया जो दोबारा आ जाना लड़ने, मतलब कि मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, छोड़ दिया, जाओ। ऐसे वीर हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान बचे। अगर वह जो है मार देता तो बाद में द्वितीय युद्ध ना होता तराइन का। बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है मोहम्मद गौरी से पराजित होता है और उसकी हत्या हो जाती है इस प्रकार से। तो ये तराइन द्वितीय मतलब इसके बारे में हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। अगला और करके प्रश्न आपके समक्ष है, कर्ण या फिर लक्ष्मीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कर्ण या लक्ष्मीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो बात की जाए कर्ण या लक्ष्मीकरण की, तो ये गांगे देव जो थे उन्हीं गांगे देव का पुत्र था कौन? लक्ष्मीकरण यानी कि कर्ण। ओके, और 1040 ईस्वी में, 1041 ईस्वी में लगभग, तो 1041 ईस्वी में शासक बनता है कौन? कर्ण या लक्ष्मीकरण। और अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली अगर शासक की बात की जाए तो यही था कौन? कर्ण या लक्ष्मीकरण। और कुल 8 अभिलेख इसके मिलते हैं, इसमें हम उसकी उपलब्धियों का ज्ञान भी करते हैं। अनेक सैनिक अभियान भी इसने किए हैं। गुजरात के चालुक्य नरेश के भीम जो थे उनके साथ मिलकर के मालवा के जो है परमार वंश के जो शासक थे भोज, उनको पराजित भी किया है। और कर्ण ने कलिंग की विजय भी करी है। और तिलांग जो है त्रिलंग जो है त्रिकलिंगाधिपाति, मतलब कि त्रिकलिंगाधिपाति की उपाधि भी इन्होंने धारण करी। किसने? कर्ण या लक्ष्मीकर्ण ने ही धारण करी है। कौन सी उपाधि भाई? कौन सी उपाधि? हमने आपको नाम बताया,
कौन सी उपाधि भाई इनकी है? त्रिकालिंगाधिपति। ओके, इसकी उपाधि धारण करी और पूर्व की ओर गौंड तथा मगध के पाल शासकों को भी पराजित किया इसने। और बाद में पाल नरेश विग्रह पाल जो था उसके साथ ये जो है अपनी कन्या का विवाह भी कर देता है ये, और उसका मित्र बन जाता है। चंदेलों के साथ भी उसका युद्ध हुआ तथा पहले कर्ण ने चंदेल नरेश जो थे उस समय देवबर्मन उनको परास्त किया। उससे भी क्या हुआ कि राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, परंतु अपने शासन के अंतिम दिनों में उसे पराभव उठानी पड़ी और चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन द्वारा फिर से पराजित हो जाता है ये कर्ण या लक्ष्मीकर्ण। और इसमें कर्ण शक्ति अत्यंत निर्बल हो गई थी, कर्ण की शक्ति जो थी अत्यंत निर्बल हो गई थी, बहुत जो है शिथिल हो चुके थे। और होड़ वंश की राजकुमारी जो है आबल देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। और कर्ण की जो है शैवमतानुयायी तथा जो है बनारस में उसने कर्ण मेरू नामक शैव मंदिर भी बनवाया था किसने? तो इससे शैव धर्म होने के यानी कि शैव था ये कौन? तो ये भी लक्ष्मीकर्ण या कर्ण भी क्या था? एक शैव ही था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, चालुक्यों का परिचय दीजिए। छठवां नंबर प्रश्न क्या है? चालुक्यों का परिचय दीजिए। चालुक्यों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि चालुक्यों का परिचय दीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करिए चालुक्यों के बारे में। चालुक्यों का परिचय दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। चालुक्यों की बात की है तो चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा शुरुआत से ही, और चालुक्य अभिलेखों तथा जो विक्रमादित्य चरित्र है उसके विवरणों से प्रतीत होता है कि चालुक्यों का मूल स्थान अयोध्या था, जहाँ से उसने दक्षिण की ओर पलायन भी किया है। ओके, एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, बड़े फेमस इतिहासकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर B.A. स्मिथ। और B.A. स्मिथ महोदय कहते हैं कि चालुक्य जो वंश था वास्तव में चपों से संबंधित रखते हैं ये, और इस प्रकार उनका संबंध विदेशी गुर्जरों से था। किसका? चालुक्यों का, क्योंकि चप उन्हीं की एक शाखा थी। ये बात स्मिथ ने बताई। स्मिथ का विचार यह भी है कि चालुक्य राजपूताना से दक्षिण की ओर गए थे, और स्मिथ के विचार का खंडन करते हुए डॉक्टर जो है DC जो है सरकार आते हैं। डॉक्टर DC सरकार इनके मत के खंडन करते हैं और कहते हैं कि चालुक्य एक देशीय कन्नड़ परिवार से संबंधित थे जो अपना संबंध क्षत्रियों से बताते थे। ह्वेनसांग ने भी जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया था चालुक्यों को क्षत्रिय ही माना है। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारण बताइए। मुस्लिम जो है आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारण पूछे, या फिर राजपूतों के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए पूछे, या फिर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछे तो आप लिखिएगा पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि भारत में राजनीतिक एकता का क्या था? अभाव था। भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरी बात यह है कि राजपूतों में कूटनीति का भी अभाव था, यानी स्ट्रेटजी का अभाव था। तीसरी बात यह कि विदेशों से संपर्क भी नहीं था, यानी कि कमी थी उसकी भी। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण कौन सा था आपका? राष्ट्रीय भावना का अभाव, यानी कि आप देखेंगे उस समय राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद की भावना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और लोग नहीं जानते थे कि हाँ वो अपने ही राज्य को देश समझते थे। ठीक है, ये चीज़ उसी का राष्ट्र प्रेम। पांचवा आपका कौन सा है? मुसलमानों का कुशल नेतृत्व था, इसके कारण से ये लोग हारे। और छठवीं इसकी अब विशेषता या फिर जो है कारण बता सकते हो कौन से? मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों के पराजय के कारण। तो छठवां इसका कारण ये था कि सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की उपेक्षा भी करी इन लोगों ने। सातवां कारण था कि सामाजिक संगठन दोषपूर्ण था इनका। और आठवीं इसकी जो कमी थी वो कौन सी थी? आठवीं जो एक प्रकार से कारण था वो था कि जनता की उदासीनता थी। नौवां कारण क्या था? कि राजपूतों का नैतिक पतन हो रहा था, नैतिक पतन हो गया था। और अगला 10वां था कि राजपूत शासकों का रिक्त राजकोष था, यानी पैसा रुपया था नहीं। 11वां तुर्कों को धन की प्राप्ति जो है प्रकार से कारण से ये जो है असफल रहा, यानी ये कारण था। ठीक है, आक्रमण किया तो भाई तुर्क लोग पैसा लूटने के लिए आए थे, तो ये कारण था। 12वां कारण था कि राजपूतों द्वारा मूर्ति पूजा में अंधविश्वास बताना। तीसरी बात तो चौथा कारण जो है 13वां कारण कौन सा होगा आपका? कि हिंदुओं की हिंसात्मक नीति का क्या करना भाई? हिंसात्मक नीति जो थी उसका ये कारण बन सकती है। और 14वीं आपकी कौन सी होगी? मुसलमानों के धार्मिक सिद्धांत। 15वां कारण कौन होगा? भारतीयों में सैनिक संगठन का अभाव था, यानी कमी थी। 16वां इसका कारण ये है कि सामंती सेना पर निर्भरता जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। और 17वीं चीज़ है कि अच्छे घोड़ों का भी एक प्रकार से भारतीयों में कमी थी, यानी अभाव था।
और तुर्कों की कुशल रणनीति थी। तो ये भी एक प्रकार से इतने तमाम सारे कारण थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए। केवल 5 प्रश्न यहाँ से केवल 2 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न कुल मिलाकर के दिए जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न यानी खंडसा में पूछेंगे, 5 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि एक विजेता के रूप में हर्ष की उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर, गढ़वाल कौन थे? जयचंद्र की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पृथ्वीराज तृतीय चाहमान के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष, इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा भाई, आप किसी लिए मिले तो। अगला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि यद्यपि एक कथन है कि यद्यपि महमूद अनेक गुणों से संपन्न था, परंतु भारतीयों के लिए वह केवल एक लुटेरा था। ये कथन है, इस कथन की विवेचना आपको करनी थी। इस प्रकार से ये मॉडल पेपर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले बता दूं आपको, इस सैन्य विज्ञान का अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पेपर 2 का, पेपर 1 का दे दिया है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान के पेपर 1 और पेपर 2 का दे दिया है। आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है पेपर आपका, वो भी देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में हमने बता दिया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और आप लोग लगातार इसी प्रकार से बने रहें, यही आशा है। और इसी प्रकार से हमने आप प्राचीन इतिहास का पेपर 1 आज की वीडियो में सॉल्व करवाया और इसी प्रकार से पेपर 2 की वीडियो जल्द ही आपके सबक सॉल्व करवाऊंगा। और तमाम सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके पहले से अवेलेबल हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, जितने भी मॉडल पेपर हमने डाल दिए हैं। तो अभी तक चाहे आपके, और ये भी बता दूं 2021 का मॉडल पेपर भी देखिएगा, 2022 का मॉडल पेपर भी देखिएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों आपके लिए होंगे। ओके, तो दोनों एक प्रकार से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात मेरी यही मानिएगा कि आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। ओके, धन्यवाद।